सभी को सादर प्रणाम। मैंने अपने पिछले वीडियो में जितने भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ट्रीटमेंट को लेकर पॉसिबिलिटीज़ संभव हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था और मैंने ये बताने का प्रयास भी किया था कि जितने भी हम मेडिसिन्स मार्केट में देखते हैं तो साइंटिफिकली वो मेडिसिन्स कैसे मतलब डिज़ाइन की जाती है ना। तो जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं और फिर वो जो पब्लिकेशन का एक डेटाबेस बनता जाता है वर्ल्ड वाइड, उसी पब्लिकेशन को यूज़ करके साइंटिस्ट आगे काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से देयर इज़ एन एडवांसमेंट ऑफ द रिसर्च, राइट। तो मैंने ये भी बताया था कि लाइक किस किस मतलब केमिकल मॉलिक्यूल्स, हम जो ड्रग्स खाते हैं वो बेसिकली केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस, कि केमिकल मॉलिक्यूल्स कैसे अप्रोचेस हैं, या जो प्लांट की फील्ड में काम कर रहे हैं वो प्लांट मॉलिक्यूल्स को कैसे ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। तो इनिशियली जब ये पूरा का पूरा मतलब ये प्रोसेस रहा, आप कभी भी देखेंगे जब आप कभी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछते हैं कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो आज जो भी लोग दरबार की चिकित्सा को भी समझना चाहते हैं उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं जो आज हमारे पास इलाज के लिए अवेलेबल हैं, ये कितनी सक्सेसफुल हैं और पूरी दुनिया इसी अप्रोच के पीछे भाग रही है। लेकिन यदि ये अप्रोच इतनी ठीक है तो फिर इंसान स्वस्थ क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न सबके सामने है और जिसे हमें बिल्कुल निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो टारगेटेड हैं, मतलब किसी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये 3 इंपॉर्टेंट सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल होते हैं जिसमें टारगेट को बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसके अगेंस्ट आइदर फ्रॉम द एप्टमर लाइब्रेरी, जिसको हम केमिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर जो प्लांट्स हैं जो नेचुरल जगहों पर हैं, उनकी हाई थेरेपेटिक पोटेंशियल है, ऑलरेडी रिसर्च में पब्लिश्ड है, उससे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करते हैं और फिर उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और फिर वो ड्रग डिज़ाइन होती है। पहले सेल कल्चर में टेस्ट होती है, सेल लाइन्स में टेस्ट होती है, एनिमल मॉडल्स, रेट, माइस, जेब्रा फिश, इन पे टेस्ट होती है, फिर ह्यूमन ब्लड सैंपल्स पे टेस्ट होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की, ठीक है। अब इनिशियली दिस वाज अ कंसेप्ट, ये कैसी मेडिसिन थी? जनरलाइज मेडिसिन। जनरलाइज मेडिसिन का मतलब है कि एक मेडिसिन डेवलप कर दी एंड हर व्यक्ति वो ले सकता है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है ना, तो आप जैसे सेरेडॉन ले लेते हैं, है ना, कोई भी आप मेडिसिन खा लेते हैं, कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं, आपको फीवर हुआ आप क्रोसिन खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जनरलाइज मेडिसिन का मतलब है कि एक दवा बना दी गई, नाउ एनी वन कैन टेक दिस ड्रग मॉलिक्यूल। अब उनको इस डिज़ाइनिंग का बेसिस क्या है? क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट द टारगेट बनाई है। आप क्योंकि वो मेडिसिन खाते हो, टारगेट हम सब ह्यूमंस ही हैं, तो हमारे अंदर डीएनए की लेंथ, आरएनए और प्रोटीन जितने भी प्रेजेंट है वो हम सब के अंदर हैं। कोई व्यक्ति बीमारी से सफ़र कर रहा है और कोई व्यक्ति सफ़र नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है कि जीन्स के अंदर जहाँ एबनॉर्मेलिटी है वहाँ कोई प्रोटीन कम बन रहा है या कोई प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है। तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा बनने के कारण वो व्यक्ति सफ़र कर रहा है और जिसके अंदर वो नहीं बन रही वो व्यक्ति हेल्दी है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो जनरलाइज मेडिसिन हैं ये। तो आप खाते हैं, आपको लगता है कि आपने बीपी की गोली खाई, आपका बीपी ठीक हो गया। आपका बीपी ठीक नहीं हुआ, आपने बीपी को एक इंटेंशनली केमिकल मॉलिक्यूल देके आपने उसको ट्रीट करने की कोशिश की। तो उस समय जो आपके शरीर के अंदर बीपी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपको लगा कि वो अब चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि आपने उस पाथवे को ट्रैक करने की कोशिश की, मॉलिकुलर पाथवे, मैं यहाँ बायोमॉलिक्यूल्स की बात करी, उस मॉलिकुलर पाथवे को आपने ट्रैक करने की कोशिश की। ऐसा पूरा का पूरा थेरेपी के अंदर यही हो रहा है, ठीक है। आइदर इंट्रावेनसली इंजेक्शन के थ्रू, यदि कोई चीज़ नहीं है तो बाहर से या लैब में उसको सिंथेसाइज कर लिया और वो ह्यूमंस को देना शुरू कर दिया। इस पूरी ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, देखिए हमारा जो ब्रेन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ी सी बात की थी, जस्ट फॉर द कॉन्टिन्यूटी मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ये एक मास्टर ऑर्गन है। हमारे पूरे शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि हमारी नर्व सेल उसको खुद ही सेंस कर सकती है। नर्व सेल सेंस कर सकती है और जब हम सो जाते हैं, जब हम डीप स्लीप में सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरल हीलिंग पावर से हील होती है, नेचुरल हीलिंग पावर से हील होती है। तो इसीलिए मतलब ब्रेन को जो भी सेल के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर जो कुछ भी मतलब
डिस्टर्बेंस है उसको ब्रेन सेंस करता है और उसके बाद उसको रिपेयर करता है। ये मैकेनिज्म नेचुरली हर ह्यूमन के अंदर है। अब क्या है, जब आप आर्टिफिशियली चीज़ों को देना शुरू करते हैं तो आपने एक्सटर्नली दिया, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपने एक्सटर्नली कोई इंजेक्शंस डेली देने शुरू कर दिए किसी भी चीज़ के, वहाँ ब्रेन को नहीं पता क्योंकि वो सेल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो आपने बाहर से एक्सटर्नली यू हैव स्टार्टेड गिविंग टू द पेशेंट और वो भी एक रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो क्या होता है, हमें लगता है कि वो बीमारी हमारी दूर हो गई, ऐसा हम समझने लगते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बीमारी हमारी दूर होती ही नहीं, आपसे बीमारी को टेम्परेरीली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। वो बीमारी अब क्या होगा, एक बहुत सारे हमारे अंदर मॉलिक्यूलर पाथवेज का पूरा बंच है। आप यदि सेल को देखेंगे तो पूरा बंच है, एक पाथवे स्विच ऑफ होगा दूसरा पाथवे स्विच ऑन हो जाएगा। आपको क्या पता कि जो इंटेंशनली जिस पाथवे को आप रोक रहे हो, आने वाले कुछ समय के बाद जब वो जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप कोई इंजेक्शन ले रहे हो रेगुलर बेसिस पे, वो भी सेल की एक मेमोरी बनता जा रहा है, याद रखिएगा हमेशा सेल की मेमोरी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेल्स आपस में क्रॉस टॉक करती हैं, मतलब एवरी सेल कम्युनिकेट्स विद अनदर सेल, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। सेल टू सेल कम्युनिकेशन से ही इंफॉर्मेशन सेल से टिश्यू में ट्रांसफ़र होती है, टिश्यू से ऑर्गन में ट्रांसफ़र होती है। यदि कोई डिजीज़ ऑर्गन के लेवल पे आ गई तो आप समझिएगा कि बहुत साल पहले तक कहीं आपकी बॉडी ने उसको सिग्नल देना शुरू कर दिया था आपको, लेकिन आपने उस सिग्नल को की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि आप ट्रीटमेंट और हीलिंग के अंदर फ़र्क करना समझें कि ये जितनी भी बीमारियां जिनके ऊपर पूरा विश्व अंधाधुंध भाग रहा है, ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जहां आप इंटेंशनली उस पाथवे को रोक रहे हो और आपको नहीं पता कि उसका नेक्स्ट पाथवे क्या होगा। कभी आप ये सोचें कि जब आप जनरलाइज मेडिसिन बना दी आपने कोई एक, तो हर व्यक्ति का एक अलग और यूनिक एनर्जी स्टेटस है, तो एक ही मेडिसिन सभी के लिए कॉमन कैसे हो सकती है। हर व्यक्ति, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल इस दुनिया में एक जैसे नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एनर्जी स्टेटस अलग अलग है। तो आप जनरलाइज मेडिसिन कैसे बना सकते हैं? तो इसलिए हमें जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस हैं उनको क्यों ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मानव समाज के सामने। फिर उसके बाद हम जब ये करते हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन का कंसेप्ट आया। उसके बाद कंसेप्ट आया पर्सनलाइज मेडिसिन। पर्सनलाइज मेडिसिन मतलब कि जब पूरा जीनोम सीक्वेंस हो गया, तो पूरा जीनोम सीक्वेंस होने के बाद रिसर्चर्स हैव फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SNPs। SNPs मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, के मतलब पूरे DNA के अंदर जैसे 2 to 3% जीनोम कोड करता है किसी पर्टिकुलर जीन के लिए, तो उस जीन के अंदर जो सिंगल बेस चेंज हो गया उसको हम SNP कहते हैं। मतलब एक सिंगल जब DNA की बेस सीक्वेंस चेंज हो जाती है उसे हम SNP कहते हैं। तो पूरी जीनोमिक्स की स्टडीज़ आ गई और ये कंसेप्ट आया कि अब जीन बेस्ड मेडिसिन आएंगी, तो हर व्यक्ति को पता होगा कि उसका पूरा जीनोमिक स्टेटस कैसा है और उस पूरे जीनोमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली जीन बेस्ड मेडिसिन दी जाएंगी। अब तो जीन थेरेपी का कंसेप्ट आ गया। एंड आई माई सेल्फ वर्कड इन अ जीनोमिक सेंटर, और मैंने वहाँ क्या देखा कि पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब जैसे पूरा भारत है, तो वो क्या करेंगे, दे विल, मतलब जस्ट टू इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग द ब्लड सैम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट रीजनल एरियाज, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्योंकि उनको लगता है कि पॉपुलेशन स्टडी करनी चाहिए। इसको कहते हैं पॉपुलेशन स्टडीज़, के अलग अलग जगह से पूरे भारत से जितने भी आपको ब्लड सैंपल्स मिल जाएं उतने आपने ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर लिए और एक ही प्रोटोकॉल, हर ब्लड सैंपल से DNA निकाला। हर ब्लड सैंपल से DNA निकालने के बाद वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, उसको एक PCR टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी जीन को एम्पलीफाई करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं हम उसे, उसको एम्पलीफाई करा और फिर उसके अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, कि DNA के सीक्वेंस में जो भी चेंज आ रहा है उसमें हमने उसको सीक्वेंस अलाइन करके देख लिया कि कौन सा बेस चेंज है। तो दिस इज़ द रूट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिंगल बेस। अभी आप इन सारे स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आज इसी मॉडर्न चिकित्सा को जो पूरे विश्व के अंदर हो रही है इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बताने का पूरा प्रयास करूँगी कि मतलब इंसान यदि आज नहीं जागेगा तो कब जागेगा, है ना। तो देखिए, हॉस्पिटल से आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया,
है ना, कहने को मतलब थोड़ा सा वहाँ पर कैरियोटाइपिंग की जाती है, पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है कि उसके मदर को क्या था, फादर को क्या था, बट वो डेटा कितने ऑथेंटिकेटेड होते हैं उसका कोई भी प्रमाण नहीं है आपके पास। और जब पूरा का पूरा ये डेटा आ जाता है, मुझे यहाँ जब लोग दरबार की चिकित्सा की बात करते हैं, थोड़ा जब हवन में कुछ पैसे दिए जाते हैं वहाँ की बात करते हैं, तो मैं यहाँ उन सभी लोगों को भी ये बात बता देना चाहती हूँ कि जब आप एक सिंगल PCR रिएक्शन करते हैं ना, तो एटलीस्ट फॉर 1 सैम्पल मिनिमम 500 to 800 रुपीज़ पे करते हैं फॉर सिंगल सैम्पल। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सैम्पल्स जब PCR से एक जीन को एम्पलीफाई किए जाते हैं, तो देन यू कैन क्रॉस चेक कि कितने लैक्स ऑफ रुपीज़ सिंगल बेस के आइडेंटिफिकेशन में खर्च होता है। और इसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। PCR तो एक सिंपल स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सीक्वेंसिंग PCR, जिसमें एक रिवर्स प्राइमर को करके पूरा DNA के अंदर मतलब चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये जो पूरी स्टडीज़ होती है ना, इनकी कॉस्ट लैक्स में जाती है, तो फंडिंग जो है वो लैक्स में या करोड़्स में जाती है इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जब इस तरह का पूरा डेटा आ भी जाता है, आप उसको अलाइन कर भी लेते हैं, आपने कोई सिंगल बेस आइडेंटिफाई कर भी लिया, जब आप इस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो इसके बाद ये आता है कि सपोज 100 पेशेंट्स थे, तो 50 ऐसे थे जिनके अंदर ये म्यूटेशन थी, 25 ऐसे थे जिसमें ये म्यूटेशन नहीं थी, और 25 ऐसे थे जिसमें ये भी थी और ये भी थी, मतलब एक कन्फ्यूजन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से, और ये पूरे के पूरे जितने भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, ऑल दिस रिसर्च फाइंडिंग्स विल बी पब्लिश इन अ वेरी हाई गुड इम्पैक्ट फैक्टर्स, और जितने भी जीनोमिक सेंटर्स हैं उनको बहुत हाईटेक लैब्स कहा जाता है। मुझे आज बहुत हैरानी होती है, आपने एक सिंगल बेस किसी ड्रग के अगेंस्ट या किसी DNA के अगेंस्ट उसको आइडेंटिफाई कर भी लिया, तो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस बेस सीक्वेंस को चेंज कर सकें? क्या आप ये जानते हैं कि जिस DNA का सीक्वेंस पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया, वो मतलब व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट DNA? क्या वो ओरिजिनल DNA था? क्या इस दुनिया के अंदर 3 बिलियन मतलब करोड़ में जितने भी पॉपुलेशन है, क्या उनके अंदर ओरिजिनल DNA है? किसी के अंदर ओरिजिनल DNA नहीं है। हमारा DNA हम अपने कर्म से बनाते हैं। हमारा DNA सीक्वेंस पूरा वर्ल्ड में कोई साइंटिस्ट ये नहीं जानता कि जितने भी ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, इन सबकी DNA सीक्वेंस अलग अलग क्यों हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन which the scientific community has to ask and to give the answer of this question first, so they don't know the basis। तो इसलिए जितनी भी जीनोमिक स्टडीज़ हैं उनका अपने आप में कोई बेस ही नहीं है। आज बहुत दुख की बात है कि जिसे हम बहुत हाईटेक फील्ड समझ रहे हैं, बेसिकली वो हाईटेक फील्ड है ही नहीं। जहाँ हम जीन थेरेपी समझ रहे हैं कि हम जीन्स को टारगेट कर रहे हैं, ये तो एक और भी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि डिजीज़ को बहुत ही एडवांस करने वाली बात है, एडवांस करने वाली बात है। जब हम ट्रांसजेनिक की बात करते हैं, आज प्लांट्स के अंदर भी मतलब सेम अप्रोचेस को ला करके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ला के आप प्लांट्स को भी ऑल्टर कर रहे हैं। आपको लगा कि आज ह्यूमन पॉपुलेशन एनीमिया से सफ़र कर रही है, तो उनको विटामिन B12 देना चाहिए। किसी को लगा कि बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो विटामिन D देना चाहिए। तो आपने वो जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए जो इनको सप्लीमेंट कर सकते थे, एंड देन यू स्टार्टेड मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट। तो आपने रिकॉम्बिनेंट बना करके आर्टिफिशियली उस जीन को वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, उसे एम्पलीफाई कर लिया, और आपने सोचा कि आपने बहुत ही न्यूट्रिशनल रिच फूड बना लिया। देखिए, नेचर में जो चीज़ जिस क्वांटिटी में बनती है, जिस तरह से बनती है, ये सिर्फ नेचर ही जानती है। जीनोमिक DNA को, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, उसको बिना मतलब अपनी सोच से आइडेंटिफाई करके उसे ऑल्टर करना और उसे पब्लिक तक पहुंचाना, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एक सीरियस इशू है पूरे मानव समाज के लिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर कम बन रही है, ज़्यादा बन रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, लेकिन कोई रीज़न नहीं जानता। बेसिक साइंस के पीछे कोई रीज़न नहीं जानता। और बेसिक साइंस के लिए आज हमारी साइंटिफिक और फंडिंग एजेंसीज भी ऐसी होती जा रही है कि दे डोंट वांट टू फंड फॉर द बेसिक साइंस, दे वांट टू गिव द फंड फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च। ये ट्रांसलेशनल रिसर्च है ही नहीं, ये ट्रांसलेशनल रिसर्च है ही नहीं। क्या ट्रांसलेट करेंगे आप पब्लिक में? जो चीज़ आप खुद ही ऑल्टर कर रहे हैं लैब्स के अंदर, आप उसे पब्लिक में ऑल्टर करके कभी उनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर पूरी स्टडी करिए, तो आपको पता लगेगा कि उनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज जिस फंडिंग एजेंसी में आप इतनी फंडिंग्स दे रहे हैं, वहाँ आप कॉस्ट की बात करिए कि इस एक सिंगल म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करके आप सिर्फ एक रिसर्च पेपर लेके आएंगे, वो किसी इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हो जाएगा, और पूरी की पूरी लाइब्रेरियाँ रिसर्च पेपर से भरी पड़ी हैं। व्हाट इज़ देयर आउटकम? व्हाट इज़ देयर आउटकम? किसी एक व्यक्ति को ठीक कर पाए आप एक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करके? दूसरा,
अप्रोच मुझे बहुत हैरानी होती है कि आप पेशेंट्स को ड्रग दे रहे हैं। ये ना मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, मतलब ड्रग्स देनी शुरू करिए और उस ड्रग के अगेंस्ट आप म्यूटेशंस डीएनए में देखना चाह रहे हैं। तो उनकी सोच ही बहुत अलग है मतलब। और आज दुनिया पूरे उसी मतलब थेरेपेटिक्स की तरफ भाग रही है। बहुत ही हैरानी हुई मुझे कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए द साइंटिस्ट और द रिसर्चर्स दे आर यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप क्या है कि मतलब रेडिएंट एनर्जी है वो। जब आप उस ट्यूमर को रेडिएंट एनर्जी देते हैं तो हम कहते हैं ना कि अल्फा बीटा गामा तरह की रेज होती हैं। तो गामा रेडिएशंस कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है उस बीमारी का। तो कभी ब्लड को देखने के लिए, कभी किसी टिश्यू में प्रॉब्लम को देखने के लिए, कभी किसी कैंसर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए दे आर यूजिंग द रेडिएशंस तो अपने आप में ही मतलब मैं तो कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूँगी कि वो कहना चाहिए ना कि जैसे फ्री रेडिकल्स को एक्सेस में जनरेट करने का सोर्स है, अनस्टेबल एलिमेंटल स्टेट है वो। तो कभी लगता है कि ये केमिकल जहर खिला खिला कर कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है? किसी को ट्रांसजेनिक प्लांट्स खिला करके क्या ह्यूमन ठीक हो सकता है? किसी को रेडियो आइसोटोप देकर या कीमोथेरेपीज देकर के कोई पेशेंट ठीक हो सकता है? यदि ठीक होता तो पूरे विश्व में ये परेशानियां क्यों कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए जो पर्सनलाइज मेडिसिन का कंसेप्ट आया कि जीन बेस्ड मेडिसिन बनाई जाएंगी, जीन थेरेपी बनाई जाएंगी, ये कंसेप्ट ही गलत है। आज पूरी दुनिया बहुत ही एडवांस समझती है अपने आप को, जो लोग कैस्पर टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि यदि डीएनए के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन हो गई तो आप इस डीएनए के टुकड़े को काट दीजिए, जस्ट कट दैट फ्रेगमेंट एंड इंसर्ट द सम न्यू वन। मैं आज तक कभी इस टेक्नोलॉजी में ये नहीं समझ पाई कि इसमें जो आप नया डीएनए इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका बेसिस क्या है। आपको क्या पता कि जो डीएनए ऑल्टर हो रहा है किसी भी जीन में वो उसका क्या बेसिस है? तो जब आपको ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस ही नहीं पता तो आप किसी भी फ्रेगमेंट को कट करके उसमें दोबारा क्या इंसर्ट करोगे? एक पूरी क्लास होती है जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। ब्रेन को तो कोई छू भी नहीं सकता आज की तारीख में। जितना ज़्यादा डीएनए की रिपीट लेंथ बढ़ती जाती है, अर्ली स्टेज में बीमारी होती जाती है। ये क्या है, जिनोमिक स्टडीज़ ने आपको बता दिया। और जब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मैं देखती हूँ आज मतलब बहुत विरक्ति होती है कि नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का बूम रहता है। मतलब पूरा 3-4 महीने की बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत एलिगेंट स्पीकर्स, प्लेनेटरी स्पीकर्स, सब कुछ रहते हैं और सब अपना बड़ा बहुत ही हाई फाई तरीके से अपनी साइंस को और अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी सत्यवाद से देखिएगा कि जिस घर में पेशेंट होता है उसे पता होता है कि पेशेंट का ठीक होना कितना ज़रूरी है। हर कोई आकर के बड़ी बड़ी बातें करता है और अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करता है। कायदे में कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फ्रेंस के अंदर वो चीज़ डिस्कस होनी चाहिए जो हम नहीं कर पाए। जो हमने कर लिया वो तो हो ही गया, उसके बारे में क्या चर्चा करनी। जो नहीं कर पाए, जो चैलेंज है, उनके ऊपर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाए, हमने यहाँ तक ये किया था। लेकिन मैं देखती हूँ कि चाहे नेशनल स्टेटस हो या इंटरनेशनल स्टेटस हो, दोनों ही जगह पर सिर्फ जो कर लिया, थोड़ा सा कुछ अलग कर लिया, कोई हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी कोई फाइंडिंग दे दी, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा रिसर्च और साइंटिस्ट समझ सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी भी कॉन्फ्रेंस में कितने पेशेंट ठीक हो गए उनके इस ट्रीटमेंट से, ये डेटा कभी नहीं पाया। और बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारे देश में या बाहर कहीं भी इसका कोई डेटा बैंक तैयार नहीं किया जाता। हॉस्पिटल्स में कितने लोग ऑपरेशन करके मर जाते हैं, ये कोई तैयार नहीं करता। ये दवाएं खा खा के कितने लोग मर रहे हैं, कोई ये डेटा तैयार नहीं करता। लेकिन जहाँ लोग ठीक हो रहे हैं, आप उस ठीक होने का आधार को समझना नहीं चाहते, है ना? ठीक होने के कारण को समझना नहीं चाहते। क्या सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा यह है कि इंसान स्वस्थ हो जाए तो हम ये जान लें कि वो स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा, है ना? तभी हम जब इंसान स्वयं में स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ कैसे? मन से और तन से। उसका इनर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज जो रिसर्च होनी चाहिए वो हीलिंग की तरफ होनी चाहिए, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं। इस ट्रीटमेंट के मैं यदि आपको उदाहरण दूंगी ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको इतनी विरक्ति हो जाएगी कि आप कोई केमिकल ड्रग छुएंगे नहीं आज तक। आज जितने भी बड़े बड़े लैब्स में, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, जो काम हो रहा है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, बहुत तरह के मेटल नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। कभी आप सोचना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उसको नैनो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बहुत तरह के केमिकल डेरिवेटिव्स बना लिए,
और उसके साथ कोई डीएनए अटैच कर दिया, कोई आरएनए अटैच कर दिया, कोई पेप्टाइड अटैच कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल लैब में बना है वो कैसे सेंस करेगा कि मैं सेल के अंदर कहाँ जाऊँ। तो आप यदि मेरे थंबनेल पे देखेंगे तो मैंने यही कहा है कि क्या ये केमिकल मॉलिक्यूल सेंस कर सकता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेलुलर नेटवर्क में मुझे कहाँ जाकर बाइंड करना है। तो जब आपसे डॉक्टर पूछता है कि आपको क्या ये दवा खा के कोई साइड इफेक्ट होता है, तो आपको पता है ये साइड इफेक्ट कैसे होता है। साइड इफेक्ट का मतलब है कि एक केमिकल मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है। माना कि किसी भी साइंटिस्ट ने जिसने उस मेडिसिन को इन्वेंट किया होगा, उसने उस टारगेट को सेल से बाहर निकाला, उसको लैब में सिंथेसाइज किया, फिर जो मॉलिक्यूल उसने निकाला उसके साथ उसने उसकी बाइंडिंग और इंट्रैक्शन करा के देखा और देखा उसको कुछ रिजल्ट मिल गए, डिफरेंट सेल लाइन्स में मिल गए, एनिमल मॉडल्स में मिल गए, क्लिनिकल ट्रायल का क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया, वो ड्रग आ गई मार्केट के अंदर, ठीक है। पेटेंट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया, सब कुछ हो गया, मार्केट में आ गई और देनी शुरू कर दी आपने। हर व्यक्ति का एनर्जी स्टेटस अलग है, लेकिन फिर भी आपने देनी शुरू कर दी। लेकिन कोई भी सिंगल पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां आप उस ड्रग का इफेक्ट ओवरऑल सेलुलर सिस्टम पे देख सकें। ओवरऑल पूरी सेलुलर सिस्टम पे जिन सेल लाइन्स को या सेल कल्चर के ऊपर आप इम्यून रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, उस सेल लाइन का कोई बेसिस ही नहीं है ना। क्योंकि इंट्रासेलुलर सिस्टम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोई भी इंट्रासेलुलर सिस्टम को इन विट्रो मतलब लैब में मिमिक कर ही नहीं सकता। हमारे पास कोई ऐसा बायोसेंसर नहीं है जिससे हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी मतलब डिसरेगुलेशन की, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो कोई आयनिक कंसंट्रेशन हो, हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकें। बायोसेंसर्स की पूरी फील्ड है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, बट कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने लैब में किसी सेल को ग्रो कर लिया, आपने किसी बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो कर लिया, आपने जो ड्रग निकाली आपने उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। क्योंकि जो ह्यूमन की एनर्जी है वो बैक्टीरिया की एनर्जी नहीं है। जो सेल लाइन आपने ली है वो पता नहीं आपने सेल लाइन किस पेशेंट से उठाई है, उस पेशेंट की एनर्जी बीइंग ही अलग है। तो जिस पेशेंट पे आप ड्रग को टेस्ट कर रहे हो और जिस पेशेंट को आप देने जा रहे हो, वो दोनों ही अपना एनर्जी स्टेटस अलग अलग रखते हैं। आप एनिमल मॉडल्स पे ट्राई करते हो, रेट की, माइस की, जेब्रा फिश, ये सब के सब अलग अलग एनर्जी स्टेटस के इंडिविजुअल्स हैं। तो इनके अंदर पाथवे अलग हो सकता है क्योंकि वो डीएनए आरएनए प्रोटीन उनके अंदर भी है, बट इट डजंट मीन कि लाइक आप सेम मॉलिक्यूल को किसी दूसरे जीव के ऊपर टेस्ट करके आप उसे किसी भी ह्यूमन को दे सकते हो। ये अप्रोच ही गलत है। जो लोग प्लांट पे काम करते हैं, बहुत सारी ऐसे ड्रग चीज़ें आई कि नेचुरल मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नेचुरल मॉलिक्यूल प्लांट से आइसोलेट किया है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि आप यदि एक पत्ती को पेड़ से तोड़ देते हैं तो उस पत्ती के अंदर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। आप उसे कुछ क्षण के लिए रख दीजिए, वो पत्ती मुरझा जाएगी, उसके बाद वो सूख जाएगी। तो आज दुनिया में जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आप कभी उनको बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके अंदर नाम तो लिखे होंगे 8-10 प्लांट्स के, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल प्रिजर्वेटिव भी ज़रूर होगा। आप रिसर्च फाइंडिंग्स उठाकर देखिए तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो आज ये केमिकल प्रिजर्वेटिव इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। तो कौन सा ऐसा, जस्ट शो मी एनी सिंगल प्रोडक्ट जिसमें सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो और फिर उसको नेचुरली प्रिजर्वेटिव बना करके बनाया गया। जस्ट शो मी एनी सिंगल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। इसलिए जो हम ये कंसेप्ट लेकर आते हैं कि हमें नेचुरल थेरेपीज देनी चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा, फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स में आता है कि जस्ट एजिंग हो रही है, आपको प्री एजिंग कंपाउंड्स लेने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए। पता नहीं कितने कितने तरह के कंसेप्ट्स हैं, दिमाग घूम जाता है ये सब आज सुनकर कि हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आपने लैब में एंटीऑक्सीडेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पेपर जिसमें आप ये कह सकें कि आपके अंदर ये फ्री रेडिकल था, ये कॉन्स्टेंटली बन रहा था और आपने ये एंटीऑक्सीडेंट लिया और आपने इसको मिला दिया और अब ये नहीं बन रहा। आप टेस्ट ही नहीं कर सकते। सेल से किसी भी चीज़ को बाहर निकाला या लैब में बनाया, वो उसकी कंडीशन ही चेंज हो गई, क्योंकि इंट्रासेलुलर कंडीशन को आप मैनेज कर ही नहीं सकते, आप मेंटेन कर ही नहीं सकते। ये एक अलग बात है कि एक सेट ऑफ कंपाउंड्स आपकी सेल के अंदर बन रहे हैं और एक सेट ऑफ कंपाउंड्स जो कि आपको ये पता है क्योंकि आपने बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप प्लांट के अंदर जो जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, है ना, LC-MS है, जैसे GC-MS है, आप उसकी कंसंट्रेशन वो सब निकाल सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, ये मॉलिक्यूल के अंदर ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। लेकिन वो बायोएक्टिव कंपाउंड आपके टारगेट के साथ बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हज़ारों मॉलिक्यूल हैं एक प्लांट के अंदर, टॉक्सिन्स भी हैं प्लांट के अंदर,
प्लांट की एक पूरी अलग जीवन है वो, है ना, टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर भी। लेकिन आप मिला करके कभी मतलब ये एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए ना कि आपने एक पेशेंट को ये देते चले गए और फिर वो ठीक हो गया और फिर दोबारा कोई और डिजीज़ नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक डिजीज़ को ट्रेस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है हमारी रिसर्च में, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो। हम कभी ये नहीं देखते कि मतलब जो हम करते आ रहे हैं, यदि शायद एक ही दवा एक ही तरह के पेशेंट्स को दी जाए और फिर इसका लॉन्ग ट्रैक रखा जाए तो हो सकता है कि आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये दवाएं कोई दूसरी बीमारी डेवलप करना शुरू कर देती हैं। वो इसलिए डेवलप करती हैं क्योंकि आपने हीलिंग के ऊपर काम किया ही नहीं, आपने ये देखा ही नहीं कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। हम यदि उसको नेचुरल तरीके से वैसे ही ठीक कर लेते तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, है ना। सेल अपने आप को स्वयं हील कर लेती, तो आपने हीलिंग को ऑप्ट ही नहीं किया और आज पूरी दुनिया ब्लाइंडली सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ ही भाग रही है। और आपको आज ट्रीटमेंट ही ठीक लगता है। आपके सिर में दर्द है, आपको पेशेंस ही नहीं है कि आपको ये नहीं जानना चाहते आप कि आपके सिर में दर्द क्यों हो रहा है। आप बस आते हो, अपना काम करने के लिए गोली खाते हो, फिर काम में लग जाते हो। तो वही बीमारी बाद में ज़्यादा लाइफ स्टाइल आपका ख़राब हो जाता है और आप उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वही एक केमिकल मॉलिक्यूल आपको नहीं पता कि आपने तो एक पाथवे के अगेंस्ट उसको डिज़ाइन किया था, वो न जाने कितने सारे मल्टीपल पाथवेज पे जाकर और भी जगह बाइंड कर रहा होगा, लेकिन आपने उसको स्टडी नहीं किया। शो मी एनी सिंगल पेपर जिसने किया हो, कोई भी एक पेपर नहीं है। जस्ट ओपन एनी ऑफ द 3 टॉप मोस्ट जर्नल, सेल, नेचर और साइंस, दीज आर द 3 टॉप मोस्ट जर्नल्स इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। आप कभी इसका लिटरेचर जाके पढ़ेंगे तो मैं तो यही देखती हूँ कि जितने भी लैब में कंपाउंड्स बनते हैं, एनिमल मॉडल्स चूज़ किए जाते हैं। एनिमल के अंदर आप डिजीज़ को इंड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट कोई ड्रग डिज़ाइन करनी है, आप कुछ ऐसा मॉलिक्यूल उठाओगे। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। मतलब एक पाथवे को एक्सेलरेट करता है, एक पाथवे को डी एक्सेलरेट करता है। तो ये इतना सारा काम करके, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, तो आपको उन मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ पता होता है। आप कोई भी नोन मॉलिक्यूल जिसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है वो उठा लेते हैं और फिर उसके अंदर डिजीज़ को इंड्यूस कर देते हैं। और फिर आपने XYZ जो भी ड्रग मॉलिक्यूल बनाया, कोई कॉन्जुगेट बनाया, फिर आपने उसको डालकर टेस्ट करना शुरू कर दिया और आपने देखा कि हाँ, ये ट्यूमर अभी इतना बड़ा था, अब ये इतना छोटा हो गया, अब ये इतना छोटा हो गया, अब ये इतना छोटा हो गया। और बस सारा डेटा 4-5 टेक्निक से छापा और उसको सेल, नेचर और साइंस में पब्लिश कर दिया। एंड एवरीवन इज रशिंग फॉर द रिसर्च ग्रांट, नेम, फेम एंड द प्रमोशन। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द टुडेज साइंस। इसलिए आज इंसान हॉस्पिटल्स में जाकर के बीमारियां क्रिएट कर रहा है, वो हील नहीं हो रहा। सर्जरियां अपनी करा रहा है, लेकिन वो सर्जरियां उसकी ठीक नहीं हो रही। दवाएं खा खा के बीमार पड़ रहा है। डॉक्टर सिर्फ आपसे ये पूछता है, अच्छा रिपोर्ट आई? आप अपने किसी एक सैंपल को 10 जगह पर रिपोर्ट कराने के लिए भेज दीजिए। आई गारंटी कि आपकी 10 रिपोर्ट अलग अलग आएंगी। कोई इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करता। क्यों? यदि आपके अंदर, क्योंकि पूरी चिकित्सा का जो आधार है वो रिपोर्ट है। यदि आपको एक एनालिसिस आप कर रहे हैं, सेम टेक्निक से कर रहे हैं, किसी एंजाइम को मेजर करेंगे, कोई बॉडी फ्लूइड को, कुछ भी आप मेजर कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन मेजर कर रहे हैं, टेक्निक तो सेम ही है, लेकिन आपको उसे 10 जगह पर एक ही सैंपल को कराने पर आपको रिपोर्ट अलग अलग क्यों मिलती है? मेजर क्वेश्चन। आप उसी रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर आपको उसको देख करके जो भी उसको समझ में आती है XYZ वो मेडिसिन आपको लिख देता है। आपसे पूछ लेता है साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो साइड इफेक्ट के अगेंस्ट भी सेम अप्रोच से मेडिसिन बना लेते हैं, वो भी मेडिसिन आपको देना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद सेल के अंदर कोई कमज़ोरी ना हो जाए, तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट कर दिए जाते हैं। बल्कि इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं। आपको कहीं टेस्ट कराने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन करो, सीधा घर पर आएंगे, रेगुलर बेसिस पे अपना चेक कराते रहो कि आपकी स्किन ठीक है या नहीं, आपका ब्लड ठीक है या नहीं, इस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और तुरंत से गोली खा लो। मतलब कहाँ जा रहा है मानव समाज? बहुत ही बड़ा प्रश्न है आज ये मानव जाति के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप अपने आप को धीरे धीरे उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं जहाँ आपका स्वस्थ होना असंभव ही हो जाएगा। और आज मुझे ये कहते हुए भी बहुत कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो चुकी हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, जिनमें से टीबी भी एक है। जिन लोगों को टीबी हो जाती है, जब लोग बहुत ज़्यादा दवाएं खाने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म होता है जिसको हम ड्रग मेटाबोलाइजिंग पाथवे कहते हैं, साइटोक्रोम P450। वो पूरे के पूरा मेटाबॉलिज्म का एक पूरा पाथवे है। लेकिन जब आप ओवरडोज करने लगते हैं तो सेल क्या करने लगती है? वही टॉक्सिन क्रिएट करने लगती है
उन टॉक्सिन से आपके अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लगते हैं। आप सोच रहे हो कि आपने दवा खा ली, आपको क्या पता उस दवा ने जाकर आपको क्या किया, क्या किया, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये हीलिंग है ही नहीं। और फिर उसके बाद डिजीज़ जहज, एक बार फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी डिस्चार्ज होनी शुरू हुई, फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। वो कहाँ जाकर के रुकेगी ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए क्या हो रहा है, बॉडी डिस्चार्ज स्टेट में, मतलब एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट में जाती जा रही है। और आपकी जो फूड स्टाइल है वो आपको और भी ज़्यादा बीमार डाल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा सा इसी टॉपिक को, मुझे कंसेप्ट को क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद मैं आपको इसी पूरी चिकित्सा को, जिसके ऊपर आज पूरा मानव समाज फक्र महसूस करता है, उसे मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और फिर मैं आप ही के सामने ये प्रश्न रखूँगी कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको इस मॉडर्न चिकित्सा को देखना चाहिए और इंसान को जागरूक होना चाहिए, मतलब मानव समाज जिससे हील हो सके। ट्रीटमेंट कभी भी मानव समाज को एक सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन यदि एक मानव समाज पूरा हीलिंग की तरफ जाएगा तो वो न सिर्फ स्वयं को अपना ध्यान रख पाएगा, अपने परिवार का ध्यान रख पाएगा, और धीरे धीरे जब वो सक्षम हो जाएगा तब वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएगा। तो ये बात हम सब के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इन सारे कंसेप्ट को हमें बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एक पूरे मानव समाज का है, किसी एक थेरेपी का कोई खंडन मंडन नहीं है, मतलब, है ना। क्योंकि वही बात आ जाती है कि जहाँ तकलीफ़ होती है उसे ही पता होता है कि तकलीफ़ से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो अपने घर परिवार को उस रास्ते की ओर मत लेके जाइए कि जहाँ आप उन्हें कभी दोबारा वापस ना ला सकें, है ना। मैं दरबार में भी देखती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी आते हैं कि जब उन्हें गुरुदेव ये कह देते हैं कि ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया बेटा, पूरा फैल गया, तो अपने, मतलब कहते हैं ना, जब बीमारी आपके अंदर बनना शुरू हुई, वो जब छोटा सा पौधा है ना, तभी पूरा ध्यान दे लीजिए, उसको बड़ा पौधा बनकर पेड़ अपने शरीर में बनने मत दीजिए। और फिर दरबार की ओर या किसी डॉक्टर की ओर कभी उंगली मत उठाइए, गलतियाँ आपकी भी हैं। तो अपने आप को भी पहले आपको जागरूक करना पड़ेगा यदि आप स्वयं को स्वस्थ करना चाहते हैं, है ना। लेकिन यदि हम सजग होकर के सारे कार्य करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दोबारा बीमार पड़ें। तो इन्हीं सब बातों पे आगे हम चर्चा करेंगे। सभी को प्रणाम। कोई प्रश्न आपके मन में आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।